हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के टॉपिक को पढ़ेंगे, उसका परिचय और उसमें कौन कौन से राजवंश हुए। हम इन चीज़ों को इन टॉपिक को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करने से पहले इसकी पहले की घटना को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। भारत पर अरबवासियों के कारण आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। अब महमूद गजनी की बात आती है। अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अल्पतगिन का गुलाम तथा दामाद सुबुतगिन था। महमूद गजनी सुबुतगिन का पुत्र था। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। इस मंदिर की लूट से उसे करीब 20 लाख की संपत्ति हाथ लगी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु जो 1030 ईस्वी में हो गई। और मोहम्मद गौरी जो महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। गौर जो है वो महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी उसका शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम सेकंड ने गौरी की बुरी तरह परास्त किया था। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत का टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसमें हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से उसमें राजवंश हुए। पहला जो वंश था वो था गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, और चौथा है सैयद वंश, और पांचवा है लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का जो समय काल था वो 1200 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक था। आज हम गुलाम वंश को पढ़ेंगे कि गुलाम वंश में कौन कौन से शासक हुए, है ना। और सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि गुलाम वंश का जो शासक था वो कब तक चला। गुलाम वंश का शासन कब तक चला? 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन था। दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तान 3 अलग अलग वंशों के थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश का, इल्तुतमिश ने शमसी वंश, वो बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। आरंभ में कुतुबी वंश को दास या गुलाम वंश का नाम दिया गया क्योंकि इस वंश का प्रथम शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख सुल्तान पर एक नज़र डालते हैं। पहला सुल्तान है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसका शासनकाल जो था वो 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक चला। दूसरा था इल्तुतमिश। इसका जो शासनकाल था वो 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक चला। रजिया सुल्तान, जिसका शासनकाल था 1236 से लेकर 1239 ईस्वी तक। मुइजुद्दीन बहराम शाह, इसका शासनकाल था 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक। और सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह, इसका शासनकाल था 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक। नसीरुद्दीन महमूद, इनका जो शासनकाल था वो 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक चला। और बलबन, इसका शासनकाल 1265 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक चला। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन था वो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था। मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के गुलामों में सबसे योग्य और विश्वसनीय कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। बचपन में ही दास के रूप में वह निशापुर के बाजार में लाया गया था। वहां उसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने खरीद लिया। महमूद गौरी की सेवा में आने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 25 जून 1206 को लाहौर में हुआ। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इसमें से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको राजधानी बनाया अपनी, तो वो लाहौर है। 1208 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर सुल्तान की उपाधि प्रदान की। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। अपनी दानशीलता के कारण वह लाख बख्श के नाम से विख्यात था। लाख बख्श मतलब होता है कि लाखों का दान करने वाला। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया।
इसने भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम बनवाया था। 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को गहरी चोट लगी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब आता है आराम शाह, जो 1210 ईस्वी में आया। कुतुबुद्दीन ऐबक की अकस्मात मृत्यु के कारण उसके उत्तराधिकारी के चुनाव की समस्या शुरू हो जाती है। कुछ आराम शाह को लाहौर का 1210 ईस्वी में सुल्तान घोषित कर दिया गया। आराम शाह जो था एक अक्षम और अयोग्य व्यक्ति था। दिल्ली के तुर्क सरदारों ने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। इल्तुतमिश शीघ्र ही दिल्ली पहुंच गया। आराम शाह भी उसके दिल्ली आगमन की सूचना पाकर दिल्ली तक आ पहुंचा। इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर उसकी हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश शमसी वंश का शासक था। भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही था। अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में इल्तुतमिश की दृष्टि उत्तर पश्चिमी पर टिकी हुई थी। उन दिनों ख्वारिज्म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था। उसकी पूर्वी सीमा सिंधु नदी तक विस्तृत थी। इल्तुतमिश ने लाहौर के लिए कूच किया और उस पर अधिकार कर लिया। 1220 ईस्वी में ख्वारिज्मी साम्राज्य को मंगोलों ने ध्वस्त कर दिया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया और राज्य को स्थिर बनाया। इसके अतिरिक्त इसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ भूमि है। यह भूमि इक्ता तथा इसे लेने वाले को इक्तादार कहते हैं। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था। वह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत 18 फरवरी 1229 ईस्वी को स्थापित किया था। उसने बगदाद के खलीफा मुतनसिर बिल्लाह से मान्यता प्राप्त की और ऐसा करने वाला वह प्रथम मुस्लिम शासक बना। इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। रणथंभोर जीतने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी। इस इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु के पूर्व अपना राज्य अपनी पुत्री रजिया को सौंपने की इच्छा व्यक्त की। रजिया ग्वालियर से वापस आने पर इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। रजिया ने तुर्क अमीर और आम जनमानस प्रभावित हो उठे। कुर्द जनता ने राजमहल पर आक्रमण कर शाहतु खान को गिरफ्तार कर लिया एवं रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया। रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पुरुषों के समान कुंभा कोट व कुल्हा मतलब कि टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी। कैथल हरियाणा के पास 13 अक्टूबर 1240 को कुछ डाकुओं द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। अब रजिया के पश्चात 1240 ईस्वी में मुइजुद्दीन बहराम शाह, जो कि 1240 से लेकर 1242 तक इनका शासनकाल था, परंतु कुछ वर्षों तक ही गद्दी पर रह सका। वह नाम मात्र का सुल्तान था। 1241 ईस्वी में लाहौर पर मंगोलों ने आक्रमण कर दिया तथा 13 मई 1242 को बहराम शाह की हत्या कर दी गई। अलाउद्दीन मसूद शाह, इनका जो शासनकाल था वो 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक चला। अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र एवं इल्तुतमिश का पौत्र था, जो एक दुर्लभ और अयोग्य व्यक्ति था। यह नाम मात्र का शासक था। इसके शासनकाल में मलिक कुतुबुद्दीन हसन को नायब और अबू चक्र को वजीर बनाया गया। बलबन ने षड्यंत्र कर मसूद शाह को गद्दी से हटाकर कैद कर लिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। नसरुद्दीन महमूद, जो इनका शासनकाल था 1242 से लेकर 1265 ईस्वी तक था। 10 जून 1246 में युवा नसरुद्दीन महमूद शमसी मलिकों द्वारा सुल्तान के पद पर आसीन हुआ। 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन की अचानक मृत्यु हो गई। वह शमसी वंश का अंतिम शासक था। इसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अगला शासक गयासुद्दीन बलबन बना। उलुग खान नामक एक तुर्क सरदार 1265 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। वह अपने खिताबी नाम
बलबन के रूप में इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। इसने बलबनी वंश की स्थापना की। गद्दी पर अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए उसने घोषणा की कि वह विख्यात ईरानी शहंशाह अफरासियाब का वंशज है। इतिहासकार बर्नी ने लिखा